इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें जो मेरे दूसरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर मासूम मोहब्बत के नाम से है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हम सच कह रहे हैं, बस आपकी मेमोरी वापस आ जाए, फिर हम ना गिन गिन कर बदला लेंगे आपसे। बहुत ज़्यादा ही तंग करने लगे हैं आप हमें, और इस सफ़ेद बिल्ली को तो सबक सिखा कर ही रहेंगे अब हम। आर्या चिढ़ते हुए बोली और पैर पटकते हुए ड्रेसिंग के सामने आकर उसने अपने बाल बनाने के बाद मांग में सिंदूर भरा। ग्रीन कलर की कुर्ती और सफ़ेद पैंट में वो काफ़ी सिंपल पर उतनी ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और बड़बड़ाते हुए ही ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। कान्हा अरण्य को गोद में बैठा हुआ कुछ न कुछ बोले जा रहा था और जेनिफर उसके बगल वाली चेयर पर बैठी हुई थी और वो कान्हा की बातों पर हंस रही थी। ही इज़ सो क्यूट, वो खुश होकर बोली और कान्हा के गालों को खींचा, जो उसे ज़रा भी नहीं पसंद आया, और वो बुरा सा मुंह बनाते हुए रोने लगा। अरे बेबी सॉरी, उसे रोता हुआ देखकर जेनिफर जल्दी से बोली कि तब तक आर्या भी वहाँ आ गई और उसने अरण्य से कान्हा को ले लिया। कान्हा, बच्चा रोते नहीं, वो उसे चुप कराते हुए बोली। ये रोने क्यों लगा, अभी तो कितना खुश था। जेनिफर ने कुछ कंफ्यूज होकर सवाल किया। वो क्या है ना, हमारे कान्हा को सफ़ेद बिल्ली से एलर्जी है और यहाँ तो बिल्ली ने उसे पंजा। कहते कहते वो चुप हो गई क्योंकि अविरल उसे अपनी आंखें बड़ी करके चुप रहने का इशारा कर रहा था। कुछ नहीं हुआ जेनिफर, बस आर्या के पास जाने के लिए वो परेशान हो गया था, अविरल ने बात को संभालते हुए कहा। आर्या ने कान्हा को चुप कराकर अरड़ी की बगल वाली चेयर पर बैठाया और फिर निशा की हेल्प करने लगी ब्रेकफास्ट लगाने में। अविरल, डील तो साइन हो ही जाए कि आज, उसके बाद फिर मुझे आपका सिटी घूमना है और ये जिम्मेदारी तुम दोनों की ही है, ब्रेकफास्ट करते हुए जेनिफर ने कहा। जेनी, अविरल को यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी है, वो आपको ठीक से घुमा देंगे, आर्या के बारे में सोचते हुए जैसे ही अरण्य ने कहा। आर्या के लबों पर मुस्कान तैर गई ये सुनकर निशा ज़रूर अविरल को घूमने लगी थी। ओह, तब तो सही है, अब ये कन्फर्म रहा कि अविरल ही मुझे यहाँ घुमाएंगे। क्यों अविरल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें या तुम्हारी वाइफ को, उसने पूछा। नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि ये तो खुश है, निशा ने तुनक कर कहा। जीजूसा को भी सुकून नहीं है मुझे खुश देखकर, अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में मेरा घर उजाड़ देंगे ये, निशा की बात पर अविरल बड़बड़ाते हुए बोला। अविरल, कुछ कहा क्या, अरण्य ने अविरल का बड़बड़ाना सुनते हुए भी अनजान बनकर पूछा। नहीं नहीं, बस आप खाइए ना, आपने पराठे नहीं लिए, लाडो जीजूसा को पराठा तो दे, वो बोला तो अरण्य मन ही मन मुस्कुराया। अब आपकी बहन हमें परेशान करे, इससे अच्छा तो यही है ना कि आप ही अब इस मुसीबत से निपटे, अरण्य ने धीरे से कहा। तब तक आर्या उसकी प्लेट में पराठे रखने लगी। अरे नहीं, हम नहीं खा पाएंगे इतना, उसने आर्या को रोकते हुए कहा। कुछ ज़्यादा नहीं है, खाइए इसे, उसने पूरे हक से कहा। ब्रेकफास्ट के बाद वो वहाँ से हवेली के लिए निकलने वाले थे। बाय बेबी, शाम को मिलती हूँ आपसे, आपके लिए क्या लेकर आऊँगी, जेनिफर ने बहुत प्यार से कान्हा से पूछा, जो हाल में टॉय से खेल रहा था। कुछ नहीं, उसने कहा। क्यों, चॉकलेट नहीं खाते क्या आप? खाता हूँ, पर पापा लाते हैं, उसके मासूमियत से कहा तो जेनिफर ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। बहुत क्यूट हो यार आप, वो बोली और फिर अविरल की तरफ देखा। अविरल चलें, उसने अब अविरल की तरफ देखकर कहा, जो निशा से कुछ बात कर रहा था। मैं आता हूँ शाम को, ध्यान रखना तुम अपना और कान्हा का, वो निशा से बोला और फिर उसकी तरफ आर्या और अरण्य भी अभी ही निकल रहे थे। बाय अरण्य, जेनिफर ने उसे हक करते हुए बाय किया तो आर्या की आंखें सिकुड़ गई। वो बाहर पार्किंग तक आ चुके थे, अरण्य की नज़रें तो आर्या पर ही थी। बाय, टाइम मिले तो घर ज़रूर आना, अरण्य ने कहा। हाँ ज़रूर आती हूँ, काम खत्म करके, उसने कहा। आर्या अविरल से मिली, उसके बाद में वो आकर अपनी गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या ज़रूरत थी आपको उन्हें घर आने के लिए कहने की, कुछ ज़्यादा ही नहीं आपको उनका ख्याल आ रहा है। एक एक मिनट, आप उन्हें बहुत पहले से जानते हैं ना, कहीं वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं जो बात बात पर आपसे ऐसे चिपक रही है। हमसे तो एक भी बार ढंग से बोला तक नहीं, वो कुछ चिढ़ते हुए अरण्य की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली। क्या आपको अटैक आते रहते हैं क्या बीच बीच में, जो ऐसे फालतू की बातें आपके माइंड में आती रहती है? अरण्य ने उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा।
आप हमें अपनी बातों में मत उलझाइए। आपकी बड़ी-बड़ी बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं। तो हमने जो पूछा है आपसे, आप उसका जवाब दीजिए ना। वो जेनिफर नहीं, जेनी। बस बस छोटू डान, और कितना गुस्सा करना है। बस फ्रेंड है वो हमारी। कोई बहुत क्लोज रिलेशन नहीं रहा है उनसे जो आपको इस तरीके से परेशान होना पड़े। वो उसकी बात बीच में ही काट कर उसे चुप कराता हुआ बोला, पक्का ना, आप हमें बहला तो नहीं रहे हैं? उसने मासूमियत से हाथ दिखाते हुए उससे पूछा। तो अरण्य ने उसके गाल खींचे। नहीं डॉन, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं हम आपसे, वो मुस्कुरा कर बोला। आप ऐसे मुस्कुराते हुए ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लगते हैं, कहते हुए आर्या ने एकदम ही उसके गालों को चूम लिया। अरण्य को उससे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही आर्या उससे दूर भी हो गई थी। पर उसकी इस हरकत की वजह से अरण्य की सांसें तेज हो गई थी, गला कुछ सूख सा गया था। उसने आर्या की तरफ देखा जो अब विंडो से बाहर देखने लगी थी, पर अपने हाथ को उसकी बाजू से लपेट रखा था। पता नहीं क्या जादू सा है इनमें कि जिन बातों पर मुझे गुस्सा आना चाहिए वहाँ भी कुछ नहीं कह पाते हम इन्हें, उल्टा ये हमें ही सुना दिया करती हैं, वो खुद से ही बोला। हवेली आने के बाद गाड़ी से उतरते ही आर्या अरड़े का वेट किए बिना ही सीधा अपने रूम में चली गई। अरड़े जब अंदर आया तो हाल में उसकी चाची सा और मासा बैठी थी। अरण्य, ये क्या तरीका है आर्या का? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो सबको नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे में चली गई। इतना बचपना नहीं रहा है अब उनमें कि कुछ समझ में ना आए। उर्मिला जी अरण्य को देखते ही उसे सुनाया था। मासा, आप उनसे ही बोलिए ना, वैसे भी उनका मूड पल पल बदलता रहता है, तो उन्हें आप झेलिए, लेकिन बाकी सबके साथ तमीज़ से पेश आना होगा। आर्या के बिना कुछ बोले सामने से चले जाने पर वो कुछ गुस्सा हुई थी, और उन्हें ऐसे गुस्सा देखकर अरण्य भी अब कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाता हुआ रूम में आया तो देखा आर्या वहाँ नहीं थी। अभी तो यहीं आई थी, फिर कहाँ चली गई अब ये? वो कुछ असमंजस से बोला और बालकनी की तरफ देखा, पर आर्या उसे वहाँ भी नहीं दिखी। वो अभी कुछ और सोचता कि उससे पहले ही बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई। आर्या ने एक ढीली सी कुर्ती और प्लाजो पहन ली थी। अपनी ड्रेस चेंज करके उनके चेहरे पर थकान सी नजर आ रही थी। वो बिस्तर पर आकर एक तरफ बैठ गए। आर्या जी, उमल जी, तबीयत ठीक है आपकी? वो उसके चेहरे पर दर्द भरे भाव देखकर बोला। हाँ ठीक है हम, उसने कहा। आप ऐसे क्यों चली आई फिर? नीचे हाल में चाची सा मासा सब थी, आप रुकी भी नहीं उनके पास? वो हमें हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा था, वहाँ से कॉल आया था ना, उसने बहाना बनाते हुए कहा। पर अभी तो आप हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं हैं, डेली वियर कपड़े पहने हैं आपने, वो बोला। तो आर्या ने बेड से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली, पर उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अरण्य को ये अच्छा नहीं लगा। अरण्य ने कुछ पल उसे देखा, पर आर्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा आर्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखे हुए थे। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर दर्द साफ जाहिर हो रहा था। अरण्य उसकी तरफ आया और धीरे से बोला, क्या हुआ, बताएंगे आप? दर्द हो रहा है क्या? उसकी बातों में उसकी फिक्र साफ जाहिर हो रही थी। नहीं आर्या, वो कुछ सख्ती से बोला। पीरियड्स की डेट है हमारी, और जब गाड़ी पर थे तभी, कहते हुए वो चुप हो गई। अरण्य को अब समझ आया कि आर्या डायरेक्ट रूम में क्यों आ गई थी, और झिझक की वजह से वो अरण्य से बोल भी नहीं पाई थी। तब उसने उससे पूछा था तो ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी ना। वैसे तो बेकार की बातों पर मुंह नहीं बंद होता आपका, लेकिन अब जब प्रॉब्लम थी तब कुछ नहीं बोला गया। वो उसे बिगड़ते हुए बोला और फिर रूम से बाहर चला गया। उसने अपने फ़ोन पर कुछ देखा और सीधे किचन में आ गया, जहाँ मेड के अलावा कोई भी नहीं था। आपको कुछ चाहिए क्या साहब? मेड ने उसे वहाँ आते हुए देखकर पूछा। नहीं, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे, उसने कहा और आर्या के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाने लगा। मेड उसे हैरानी से देखे जा रही थी। आज से पहले अरण्य ने किचन में कदम भी बहुत मुश्किल से ही रखा था, और आज सबके होने के बावजूद भी वो खुद से काम कर रहा था। ये वाकई में हैरान कर देने वाला ही था। कॉफ़ी बनाकर उसने वो एक कप में डाली और फिर कप लेकर वो बाहर आया। तब तक एक डिलीवरी बॉय आ चुका था। अरण्य ने उससे पार्सल लिया और फिर वापस से अपने रूम में आया, जहां आर्या बेड पर दर्द से करा रही थी।
उसे पीरियड्स में कुछ ज़्यादा ही दर्द होता था और इस बार तो उसके पीरियड्स भी कुछ लेट हुए थे, जिस वजह से वो सहन नहीं कर पा रही थी ये दर्द। आर्या जल्दी से उसके पास आया और उसने अपने हाथ में लिया पार्सल टेबल पर रखा और फिर कॉफ़ी मग उसके सामने कर दिया। ये पी लीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। आप क्यों परेशान हुए? आर्या उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर बोली। परेशान होने जैसा कुछ नहीं है इसमें, आपने हमारा कितना ख्याल रखा है तो आपके लिए भी तो हम इतना कर ही सकते हैं। उसने कहा तो आर्या को अपने उमल जी का ये व्यवहार, उसकी फिक्र एक बार फिर उसके प्यार में डुबा रही थी। उसने अरण्य के हाथों से कॉफ़ी का मग पकड़ लिया। अरण्य ने उसे अब हॉट वाटर बॉटल थमाई और फिर उस पार्सल की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसमें आपकी ज़रूरत का सामान और चॉकलेट है आपके लिए। जब मन हो खा लीजिएगा और सिकाई कर लीजिएगा पहले। उसने कहा तो आर्या ने खाली मग टेबल पर रखते हुए उसके हाथ से हॉट वाटर बोतल लेकर एक तरफ रखा और उसका हाथ थाम लिया। इन सब से ज़्यादा हमें आप चाहिए होते हैं इस कंडीशन में। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, हमारी पीरियड्स तक की कंडीशन में आपने ही हमें संभाला है, पहली बार से अब तक। वो मुस्कुराते हुए बोली, पर उसकी आंखों से आंसू निकल गाल पर लुढ़क आए और वो उसकी कमर पर हाथ फंसाकर उससे लिपट गई। अरण्य बेड के पास ही खड़ा था और आर्या उसके पेट से चेहरा लगाकर उससे लिपटी हुई थी। अरण्य ने एक गहरी सांस भरी और उसके सिर को सहलाने लगा। दोपहर होने को आई थी पर आर्या रूम से बाहर नहीं निकली, तो उर्मिला जी उसे देखने रूम में आई थी। उन्होंने देखा आर्या बेड पर सोई हुई थी और अरण्य वहीं बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप ओपन था। माँ साहब, वो आर्या की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए आराम कर रही है ये। उसकी नज़र जैसे ही उर्मिला जी पर गई, उसने उनके पूछने से पहले ही कहा, क्या हुआ है ऐसा, ठीक है अब ये? उर्मिला जी ने पूछा। हाँ अभी ठीक है, पेट दुख रहा था, उसने कहा तो उर्मिला जी समझ गई। आप चलिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। नहीं माँ साहब, भूख नहीं है अभी, हमें वहाँ से खाकर आए थे, उसने मना करते हुए कहा तो उर्मिला जी ने सिर हिलाया और रूम से बाहर चली गई। अरण्य के सामने लैपटॉप पर फोटोज ओपन हो गई थी जिसमें वो और आर्या थे और इन सारी फोटोज में ही वो उसके काफ़ी करीब था। क्या इनके साथ हमारा रिश्ता ऐसा था? हमने कैसे एक्सेप्ट किया होगा इन्हें? ये हमसे कितनी छोटी हैं और फिर हम तो इनके इतने करीब। वो एक फ़ोटो को देखते हुए बोला जिसमें उसने आर्या को अपनी बाहों में उठा रखा था। आर्या के हाथ उसके गले से लिपटे हुए थे और अरण्य उसके होठों पर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था दोनों ही प्यार में दीवाने, सब भूल कर एक दूसरे में गुम है। और इसी फोटो ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने एक नज़र बिस्तर पर सोई हुई आर्या पर डाली और वापस से उस फोटो को देखा। उसके दिमाग में एक्सीडेंट के बाद से अब तक की सारी बातें किसी रील की तरह चलने लगी थी, पर बहुत कोशिश के बाद भी पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था उसे, तो उसने झुझलाते हुए लैपटॉप ही ऑफ कर दिया। वो अब वहाँ से उठकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। घर में रहकर वो काफ़ी बोर हो चुका था और इसी वजह से उसने आज अंकेश जी को साफ बोल दिया था कि वो कल से ऑफिस जाएगा। अगर घर पर रहा तो पागल हो जाएगा वो। इधर निशा, जिसे अब जाकर कुछ फुर्सत मिली थी, उसने फ़ोन उठाया और स्क्रॉल करने लगी बैठकर। कान्हा इन्हीं के साथ बाहर खेलने गया था तो वो अकेली ही थी फिलहाल और अविरल जेनिफर के साथ ऑफिस। उसने टाइम देखा, शाम के 6 बज रहे थे। इनका कुछ पता ही नहीं होता टाइम का। वो अविरल के बारे में सोचकर बड़बड़ाई और फिर उसे कॉल लगा दिया। फुल बिल जाने के बाद उधर से कॉल रिसीव हुई। कहाँ हैं आप, अभी तक आए नहीं? वो कॉल रिसीव होते ही बोली। निशु जस्ट ऑफिस से निकल ही रहा था घर के लिए, फिर जेनी ने कहा कि उसे हमारे शहर की ब्यूटी नाइट में देखनी है तो थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। तुम डिनर कर लेना, हम बाहर से ही खा कर आएंगे। पर आपने ही तो कहा था कि। हाँ यार, बोला था मैंने कि तुम्हें शॉपिंग लेकर चलूँगा, पर जेनी ने कहा तो मना नहीं करते बना। हम संडे को चलते हैं ना साथ, वैसे मूवी भी चलेंगे। कहते हुए निशा ने कॉल कट की और फ़ोन एक तरफ सोफे पर फेंक दिया। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी कुछ उलझन आ जाती है दिल में, खासकर जब बात अपने हस्बैंड की आए तो हर लड़की को बुरा लगता ही है अपने हस्बैंड के साथ किसी और का होना। जेनिफर के साथ अविरल इस वक्त बाहर था और ये आज का नहीं, पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था, कहीं कुछ तो कभी कुछ।
और निशा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में कान्हा भी खेल कर वापस आ गया था। मम्मा, कान्हा आ गया, वो भागते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला। तो निशा ने उसे संभाला। कैसा लगा मेरे बच्चे को घूमी करके? मज़े आ गई, उसने निशा के गाल को किस करके कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और उसे रूम में लेकर उसके कपड़े चेंज किए, फिर खाना खिलाया। पापा कहाँ? कान्हा उससे बोला, क्योंकि जब तक उसके खाने का टाइम होता था विरल आ ही जाता था अक्सर। आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप आओ, मैं आपको सुला देती हूँ, निशा ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, जो इस वक्त फर्श पर ही बैठा टॉय से खेल रहा था। पापा साथ खेलना है, उसने मुंह बनाकर कहा। कान्हा, बस बोल दिया ना आपको कि आकर सो जाइए, एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है, वो इस बार कुछ गुस्से से बोली और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मम्मा, वो धीमे से बोला, बस चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए, कोई बकवास नहीं, वो रूम की लाइट डिम करते हुए बोली और उसके बगल में लेटकर उसे थपकी देने लगी थी। उसका गुस्सा देखकर वो बच्चा भी बस सिमटा सा लेटा रहा, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 10:30 बजे अविरल जेनिफर के साथ घर आया। उसके पास एक्स्ट्रा कीज थी तो उसने डोर ओपन किया और दोनों अंदर आए। घर पर कोई दिखा नहीं, ऐसा बहुत ही कम हुआ करता था, वरना तो वो कितना भी लेट आए निशा हाल में ही मिलती थी उसे, उसका इंतजार करते हुए। गुड नाइट अभी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब सोने जा रही हूँ, जेनिफर ने जम्हाई लेते हुए कहा। गुड नाइट, अविरल ने कहा और फिर वो भी अपने रूम में आया। निशा उसे बिस्तर पर सोती हुई दिखी, शायद कान्हा को सुलाते हुए ही उसे भी बैठे बैठे नींद आ गई थी। बेड से सिर टिकाकर वो आधा लेटी हुई थी। अविरल ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने कपड़े उठाकर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके वापस रूम में आया और निशा की तरफ उसने उसे धीरे से उठाया कि ठीक से लिटा सके। वो उसे लिटाकर दूर हटता कि तब तक निशा की नींद टूट गई। सो जाओ, मैं ठीक से लिटा रहा था, वरना सुबह दिक्कत होती, गर्दन अकड़ जाती तुम्हारी। वो मुस्कुराकर उसका माथा चूमते हुए बोला तो निशा को कुछ स्मेल सी आई। ढिंकी है आपने? उसने अविरल के दूर होने से पहले ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो इस वक्त उस पर ही झुका हुआ था। थोड़ी सी, वो उंगलियों से इशारा करते हुए बोला तो निशा ने उसके कंधे से अपना हाथ हटाया, पर अविरल अब उससे दूर होने की बजाय उस पर पूरी तरह झुक गया। आप दूर हटिए, वो जो उसके ऊपर ही आया था कि निशा ने उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश की। क्यों? अपनी वाइफ को प्यार करने का दिल है मेरा, वो उसके गाल को अपने गाल से रगड़ते हुए बोला। तो उसने अपनी आंखें मूंद ली उसकी करीबी से। अविरल जी प्लीज़, वो कुछ सख्ती से उसे लगभग बगल में धकेलते हुए उठकर बैठ गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अविरल ने उसकी कलाई थाम ली। निशु, ऐसा क्या हुआ? मेरे ड्रिंक करने पर तुमने कभी रिएक्ट नहीं किया, आज ये क्या है? इससे पहले भी कितनी बार मैं ड्रिंक करके घर आया हूँ, तो अब क्या हुआ? वो उसके बिहेवियर से हैरान होकर बोला। कुछ नहीं, बस हमें हमें नींद आ रही है, सो जाइए आप भी, निशा बोली और कान्हा के दूसरे साइड जाकर लेट गई और साथ ही लाइट्स भी ऑफ कर दी। अविरल उसे देखता ही रहा। निशा का बिहेवियर फिलहाल उसके समझ से बाहर था। आर्या ने भी अब ऑफिस वापस से ज्वाइन कर लिया था और आर्या को भी आज हॉस्पिटल जाना था, तो वो मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने एक स्काई ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई थी और उसके साथ ब्लैक जीन्स। उसने अपने चेहरे पर लाइट मेकअप किया और बाल सेट करने लगी कि तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ और उसकी नज़र उस तरफ चली गई। आर्या को देखकर आर्या भी ठिठक सा गया। उसने बस टॉवेल पहनी हुई थी, उसे लगा था कि आर्या रूम में नहीं होंगी। उमल जी, इतना साई होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बहुत बार ऐसे देख चुके हैं। आर्या उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए एक आंख दबाकर शरारती अंदाज में बोली तो वो झेप सा गया। उसका वो खुला सीना और जिम की बॉडी आर्या के सीने पर थी, जिस पर पानी की कुछ बूंदें अभी भी ठहरी हुई थी। आप अभी तक यहीं हैं? वो बोला और दूसरी तरफ पलट गया तो आर्या ने मुस्कुराते हुए दूसरी टॉवेल उठाई और उसकी तरफ बढ़ गई। उसकी खुद की पलकें जैसे झपकना भूल गई थी। आखिर उसकी उमल जी, उसका नशा जो थे, जिन्हें ऐसे देखकर वो सब भूल जाया करती थी। उसके कदमों की आहट पाकर आर्या ने पलट कर देखा तो वो उसके करीब ही आकर खड़ी हो गई थी। आर्या, आप जाइए बाहर, हमें रेडी होना है, आर्या ने कहा।
इस वक्त उसकी ऊपर नीचे होती सांसें आर्या उसके खुले सीने को देखकर समझ सकती थी, और हमेशा की ही तरह आज भी उसे अपने उमल जी को तंग करने का दिल कर रहा था। चले जाएंगे ना, अभी तो पहले हमें अपने उमल जी की हेल्प करनी है। मासा कहती हैं अपने पति परमेश्वर की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कहते हुए उसने अपने हाथ में ली हुई टॉवेल आगे बढ़ाई और उससे अरण्य की गर्दन और सीने पर ठहरी पानी की बूंदों को हटाने लगी। अरण्य की नज़रें उस पर ही थम गई थी। उसने एक गहरी गर्म सांस छोड़ी तो आर्या ने सिहर कर चेहरा ऊपर किया। हाइट में वो उससे छोटी ही थी, उसके कंधे तक ही आती थी वो। उसकी करीबी से अरण्य भी बहक सा रहा था और उसने आर्या की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा तो आर्या के हाथ से टॉवेल छूट कर गिर गई और उसके हाथ अरण्य के सीने पर आकर ठहर गए। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां आर्या की आंखों में उसके लिए बेसुमार प्यार झलक रहा था। उमल जी, वो उसकी गहराई सी नज़रें कितनी देर सहन कर सकती थी, तो नज़रें चुराते हुए बोली। अरण्य ने उसकी ठुड्डी पकड़ आर्या का चेहरा ऊपर की तरफ किया। आर्या का चेहरा गर्म सा हो गया था और वो गोरा सा चेहरा लाल हो दहकने लगा था। उसके उन सुर्ख लबों की लाली जैसे अरण्य को अपना आपा खोने पर मजबूर कर रही थी। उमल जी, क्या आपको ये सब एहसास ये जाने पहचाने से नहीं लगते? वो उसके सीने पर रखे अपने हाथों को उसके दिल पर रखते हुए बोली, जो तेजी से धड़क रहा था। आपको क्या लगता है? जवाब के बजाय उसने सवाल किया। हमसे जवाब ना पूछिए, हम तो आपकी सांसों में भी अपना ही नाम सुनते हैं। आपकी आंखों में हर वक्त खुद को देखने की तमन्ना ही नहीं करते, महज आपकी परछाई बन हर वक्त साथ चलते हैं। वो बोली और आहिस्ता से अरण्य के पैरों से अपने पांव रखते हुए ऊपर होते हुए उसके होठों के पास अपने लबों को रख दिया तो अरण्य ने अपनी आंखों को कसकर मूंद लिया। उसके इस एहसास को वो खुद में समेटने लगा था कि वो उससे दूर हो गई। आर्या, कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली। क्या रेडी नहीं होना आपको? ऑफिस भी जाना है शायद, वो अपनी मुस्कान समेटते हुए बोली और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। ये लड़की अपनी हरकतों की वजह से दोबारा उसके दिल में बसती जा रही थी। अरण्य ने अपने होठों के पास हाथ लगाया तो आर्या के नर्म मुलायम लबों का एहसास उसे वहां हुआ और एक अनजानी सी मुस्कान उसके चेहरे पर भी आ गई और वो रेडी होने लगा। इधर आर्या ने नीचे आकर पहले मंदिर में पूजा किया। वो पूजा करके अब किचन की तरफ आई, जहाँ ब्रेकफास्ट बन चुका था। चाची सा, क्या बना है आज? उसने महिमा जी से पूछा। मूंग दाल का हलवा बनाया है और पराठे दही हैं। आपके हाथ का हलवा तो हमें बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच जो आपने ये बनाया। वो खुश होते हुए बोली तो वो भी हल्का सा मुस्कुराई। परसों तीज है, याद है आपको कि नहीं? महिमा जी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अरे चाची सा, हमारे तो माइंड से ही निकल गया था, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। शाम में चलते हैं सब साथ में ही शॉपिंग, हम बाईसा को भी कॉल करके बुला लेंगे, सब साथ में रहेंगे तो मज़ा आएगा, आर्या बोली। अरण्य कहाँ रह गए? उन्हें भी तो आज ऑफिस जाना था ना? उन्होंने पूछा। जी, रेडी हो रहे थे, वो आते ही होंगे, उसने जवाब दिया। अरण्य के बारे में सोचकर ही उसे थोड़ी देर पहले की बातें याद आ गई थी और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। कुछ देर में अरण्य भी वहां पर आ गया था। दोनों ने सबके साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर आर्या उसके साथ ही बाहर निकली, क्योंकि उसे भी हॉस्पिटल जाना था और अरण्य के साथ ही वो जाने वाली थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आर्या ने अरण्य की तरफ देखा जो कुछ सोच रहा था। उमल जी, क्या सोच रहे हैं? वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। उसने सिर हिलाया। इतना समझते हैं अपने उमल जी को, उनके मन में कब क्या चल रहा है इतना जान सके। वो कुछ गंभीरता से बोली तो अरण्य उसे देखने लगा। बहुत कम ही वो सीरियस हुआ करती थी। आपने ही कहा था ना कि हम फ्रेंड्स हैं, तो बेवजह और कुछ सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। आपका ठीक होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा रिश्ता जैसा था वो था, पर अभी हम इसे कैसे लेकर जाते हैं वो ज़रूरी है। और आप ही तो कहते हैं ना कि प्रेजेंट में जीना चाहिए हमें। आप ये सब छोड़कर ये सोचिए कि आप इतने दिन बाद अपने ऑफिस जा रहे हैं, अब आप हमारी बकबक से बोर नहीं होंगे। इतनी देर के लिए आपको तंग करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो पहले तो उसे बहुत ही आराम से समझा रही थी, पर लास्ट तक आते आते अपने रूप में वापस आ ही गई थी।
हाँ, ये तो सही कहा आपने, हमारा सिर दर्द नहीं होगा, अब आप नहीं रहेंगी तो। वो बोला तो आर्या ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। क्यूटी, वो उसके गाल खींचते हुए हंसकर बोला। आर्या का हॉस्पिटल आ गया था तो वो गाड़ी से उतरी, अरण्य को बाय करके वो चली गई और अरण्य उसे देखता रह गया। कभी ना समझ बन जाती थी ये लड़की तो कभी बिल्कुल ही समझदार, जो उसकी इतनी केयर करती थी। अरण्य ने अब अपनी आंखें मूंद ली, कैसे आज उसके बिना कुछ कहे भी उसे समझ चुकी थी वो। अरण्य भले उसे भूल चुका था, पर उसकी करीबी, उसका व्यवहार ही ऐसा था कि चाहकर भी वो उससे दूर नहीं रह सकता था। शायद यही था प्यार, जो शख्स को भले भुला चुका था पर उसका एहसास उसे अब भी महसूस होता था। वो नहीं दिखती थी तो बेचैन भी वो होने लगा था। उसके रोने से, उसके दर्द से उसे भी फर्क पड़ने लगा था। हाँ, शायद आर्या के उमल जी को उससे दोबारा से मोहब्बत होने लगी थी। हॉस्पिटल के गेट से अंदर आने पर आर्या ने अपने गले में पहने पतले से लॉकेट वाले मंगलसूत्र को अपने हाथ से छुआ। हे माता रानी, रक्षा करना उनकी, इस बार उन्हें कुछ हुआ तो हम मर ही जाएंगे। उस एक्सीडेंट के बाद से आज पहली बार अरण्य अकेले बाहर निकला था तो एक डर आर्या को सता रहा था। अरण्य के सामने उसने खुद को पूरी तरह नॉर्मल रखा था। ये घबराहट अपने चेहरे पर भी नहीं आने दी थी, पर सच तो यही था ना, एक बार अपने उमल जी को उस हालत में देख चुकी थी वो, जिससे वो उसे कभी देखना नहीं चाहती थी। इधर अविरल ऑफिस चला गया था और जेनिफर आज घर पर थी। आज वो जाने वाली थी तो अपने रूम में पैकिंग कर रही थी। कान्हा अब उसे पहचानने लगा था तो वो खेलते हुए उसके रूम में आ गई। जेनी आंटी, ये आपके लिए, वो बोला तो जेनिफर, जिसने कान में बड्स लगाए हुए थे, वो हटाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेबी? ये फूल आपके लिए, आप बहुत ब्यूटीफुल हो ना। उसके हाथ में एक वाइट रोज था, जो देखकर जेनिफर ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर बेड पर खड़ा किया और फिर वो रोज उससे लेते हुए उसके गाल पर किस किया। सो स्वीट ऑफ यू बेबी, लव यू माई क्यूटी, वो उसके गाल खींचकर बोली, जिस पर कान्हा का मुंह बना। ओह सॉरी, वो उसका मुंह बनता देखकर बोली। मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है, जेनिफर ने कहा तो वो खुश हुआ। गिफ्ट? यस बेबी, कहते हुए उसने बैग में से एक चॉकलेट का बॉक्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। कान्हा ने पहले उस बॉक्स की तरफ देखा, फिर जेनिफर को देखने लगा। क्या हुआ, आपको तो ये वाली चॉकलेट्स पसंद है ना, फिर ले क्यों नहीं रहे? जेनिफर ने उसे ऐसे खुद को देखता पाकर कहा। मम्मा कहती हैं कि दूसरों से कुछ नहीं लेना चाहिए, वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला। ओहो क्यूटी पाई, सच कहूँ तो मुझे ना आपसे ही प्यार हो गया है। मम्मा कुछ नहीं कहेंगी आपकी, आप ये रख लो, वो उसे समझाते हुए बोली। जेनिफर जी, आप इतनी चॉकलेट्स मत दीजिए इसे, इसके दांत खराब हो जाएंगे, वैसे भी बहुत स्वीट्स खाता है ये। निशा ने वहां आते हुए कहा तो कान्हा का मुंह लटक गया। गिफ्ट है मेरी तरफ से, मेरे इस छोटू से बेबी के लिए, इसे तो मना मत करो। सब कान्हा मुझे गिफ्ट दे सकता है तो मैं इसे क्यों नहीं? जेनिफर ने कहा तो वो कुछ नहीं बोल सकी और कान्हा उसे देखने लगा। कान्हा, ले लो बेटू, उसने जब कुछ सोच कर कहा तो वो खुश हो उसके हाथ से चॉकलेट बॉक्स लेकर वहां से चला गया। निशा, ये तुम्हारे लिए, कहते हुए उसने एक बड़ा सा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये इसकी जरूरत नहीं, हाँ प्लीज रहने दीजिए, निशा तुरंत ही बोली। जरूरत नहीं है, जानती हूँ, आफ्टर ऑल तुम्हारा लविंग हस्बैंड जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, पर ये मैं एज ए फ्रेंड दे रही हूँ। मैं इतने दिन यहाँ रही और तुमने इतने टेस्टी टेस्टी फूड बनाकर खिलाए मुझे, सो इतना तो बनता है ना। वो मुस्कुराकर बोली तो निशा उसे ही देखने लगी। उसने शायद इसे गलत ही समझा था, पर अविरल का कहना सही था, सच में साफ दिल की थी जेनिफर और फ्रेंडली होना उसका नेचर था। भले ही निशा और उसमें कोई खास बात नहीं हुई थी, पर जेनिफर ने उसके बारे में इतना सोचा, यही बहुत अच्छा लगा उसे। निशा ने उसे थैंक यू कहते हुए वो गिफ्ट ले लिया। रुक जाइए ना थोड़े दिन, आप तो काम में ही बिजी रही, हमारे साथ रही भी नहीं, और तीज भी है परसों। हाँ यार, मन तो था मेरा भी, पर डैड की तबीयत खराब हो गई है तो जाना होगा मुझे। बस डोंट वरी, मैंने अभी से बोल दिया है, वो इस बार तुम लोगों को लेकर वहाँ आए, उसने कहा। जेनी, जेनी तुम रेडी हुई कि नहीं? फ्लाइट का टाइम हो गया है, अविरल की आवाज़ आई। वो ऑफिस से जल्दी आ गया था क्योंकि उसे जेनिफर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना था। वो आ गए, आप जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाइए, कहते हुए निशा उसके रूम से निकलकर बाहर आई तो देखा अविरल पानी पी रहा था। हम खाना लगा दें आपके लिए, आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वो उसके पास आते हुए बोली।
नहीं, टाइम नहीं है, वो फ़ोन में लगा हुआ ही बोला। निशा समझ गई कि कल की वजह से वो उससे कुछ नाराज़ है। थोड़ी ही देर में जेनिफर भी आ गई थी। सबसे मिलने के बाद वो वहाँ से चली गई। निशा परेशान सी वहीं पर बैठ गई। उसका फ़ोन बजने लगा था। हाँ आर्या बोल, क्या कर रही है अभी? कुछ नहीं, बैठी हूँ, बता। हम सब तीज की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो तू भी चलना हमारे साथ। पूरी गर्ल्स गैंग होगी तो बहुत मज़ा आएगा, आर्या ने कहा। नहीं, तुम चली जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? परेशान लग रही है तू, आर्या उसकी फिक्र करते हुए बोली। नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा थक गई थी। जेनिफर भी आज गई ना तो थोड़ा काम बढ़ गया था। वाह, ये सफ़ेद बिल्ली चली गई, इससे अच्छा क्या ही होगा, वो खुश होकर बोली तो निशा हल्का सा मुस्कुरा दी। उससे बात करने के बाद आर्या शॉपिंग जाने के लिए रेडी हो गई थी। फिर वो सारी लेडीज के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। देर रात अविरल घर आया तो निशा उसका ही इंतजार कर रही थी। बहुत देर कर दी आपने आने में, हमने कॉल भी किया था पर आपने रिसीव नहीं किया। कान्हा भी वेट करते करते सो गया। काम था मुझे, अविरल ने छोटा सा जवाब दिया। तो आपको एक बार कॉल रिसीव करके बोलना तो चाहिए था, हम परेशान हो रहे थे और फिर आपने खाना भी नहीं खाया था। यार प्लीज चुप रहो फिलहाल, वो बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। निशा भी उसके पीछे पीछे आई। कोई प्रॉब्लम है क्या, उसने पूछा। तुम्हारा शक, अविरल ने जवाब दिया और कपड़े चेंज करने लगा। अविरल जी, शक नहीं किया था हमने आप पर, बस हमें आपको किसी को इतना वक्त देना अच्छा नहीं लगा। और फिर आपकी बीवी, आपके बच्चे भी हैं, इस बात का ख्याल आपको भी रखना चाहिए था। वो बोली तो अविरल ने उसकी तरफ देखा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये सवाल आप खुद से करेंगे तो बेहतर जवाब मिलेगा, कहते हुए उसने कुछ पर अविरल को देखा और फिर आकर बिस्तर पर लेट गई। उमल जी, कल तीज है तो अपना आज ही अपना काम कर लेना, ऑफिस का जो भी हो, आर्या ने अरण्य से कहा। अरण्य इस वक्त अपने ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप से ही देख रहा था। तो उसमें हमारा क्या काम होगा आर्या? हमारा व्रत होगा तो आप नहीं रहेंगे घर पर? उसने मासूमियत से पूछा। तो उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। सब तो होंगे ही, पर हमें आपकी ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, आर्या बोली और फिर आकर उसके पास बैठ गई। अरण्य ने अब अपना लैपटॉप ऑफ किया। आर्या, उसने अरण्य की गोद में सिर रखते हुए कहा। आपको हमारी पहली तीज याद है? बोलते हुए उसने अरण्य को देखा जहाँ से उसे खामोशी मिली। फिर भी उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया और उसे बताने लगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।